ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याएं इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जो काउंटिंग में यूज करते हैं, गिनती में जो यूज करते हैं, यही वो संख्याएं हैं। यह एक वैसे प्रकृति दत्त है, यानी कि प्रकृति ने हमें ये दी। हालांकि हम इसको प्रकृति से नहीं, क्योंकि ये भी एक कृत्रिम ही चीज है, क्योंकि मानव ने ही इसको बनाया है, इसलिए प्राकृतिक तो हम कह नहीं सकते एक्चुअल में। लेकिन प्राकृतिक इसलिए जोड़ दिया गया इसके साथ क्योंकि हम इसको काउंटिंग में यूज करते हैं, इन्हीं नंबर का यूज करते हैं जब हम गिनती करते हैं। इतना जरूर है, मान लिया कहीं पे कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ बात करूं कि इस रूम में कितने डॉक्टर हैं, तो बताइए कितने डॉक्टर हैं। आंसर दो अपना, कितने डॉक्टर हैं इस रूम में, बताइए, आंसर दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, मेरे हाथ में ये कितने पेन पेंसिल है, कितने हैं। अब मेरे हाथ में कितने रहे, अब मेरे हाथ में कितने हैं, अब कितने हैं मेरे हाथ में, और अब समझे जीरो का मतलब। हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जीरो का मतलब होता है कि एक भी नहीं, यानी कि कोई भी चीज अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं कुछ भी, अगर वहां वो चीज एक भी नहीं है तो इसका मतलब वो जीरो है। कुछ भी नहीं, हम जीरो से रिलेट नहीं करते। तो जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 to 9 तक जिनको मानते हैं मोस्टली, ये हमारी वैसे तो हिंदू अरेबिक सिस्टम के ही है हमारी। एक इस तरह की हमारी रोमन भी है, ठीक है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट करके कहां तक चले जाते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। इन्हीं नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पे भी थ्रो कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये जो 1 2 3 नेचुरल नंबर है, इसका जो सेट होता है क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से, ठीक है। इसी के साथ अगर नेचुरल नंबर में जीरो को बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, इन्हीं को ही हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी इन्हीं को कहते हैं। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो और इसमें शामिल कर दिया जाए, इसको हम बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं होल नंबर, और जिसका इंडिकेशन होता है हमारा डबल, सेट जो होता है वो डबल, ठीक है। तीसरी हमारी आती है नेगेटिव इंटीजर। कौन सी आती है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट -2, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर। अब अगर होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर को शामिल कर लिया जाए, अर्थात माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट करके -3 -2 -1 0 1 2 3 इसे करके इनफाइनाइट, तो ये हमारे बन जाते हैं पूर्णांक। क्या बन जाते हैं, पूर्णांक इनको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। इसका जो सेट होता है या तो उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं या
जेड। ठीक, जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको ऊपर आई प्लस या जेड प्लस कर देते हैं, नेगेटिव है तो माइनस। ठीक है, ये हमारा खेल सारा हुआ इंटीजर। क्लियर है? इसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर पे, वो होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? क्योंकि ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी वो कुछ क्वेश्चन में आपको दे देगा कि इट इज ए रेशनल नंबर, तो फाइंड दैट। तो इस तरह की कुछ, अगर आपको रेशनल नंबर का ही नहीं पता तो फिर आगे क्या करोगे आप? तो ये जो कुछ बेसिक्स नंबर हैं ये हमें पता होना चाहिए। रेशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। पता है कोई परिमेय संख्या किसको कहते हैं? खड़े होकर बताएगा ताकि आवाज यहां तक पहुंचे। जो पी अपॉन क्यू के रूप में होता है। क्या करें? देखिए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, चलो डेफिनेशन पे बाद में बात करेंगे, पहले किसी पे ही चर्चा कर लेते हैं। परिमेय का मतलब एक तरह से आप ही मान लो मापने योग्य कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी चीज, नंबर को भी आप छोड़ दो, जिसके हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। समझिए, अगर मैं कहूं कि इस होल की यहां से लेके वहां तक लेंथ इतने मीटर इतने सेंटीमीटर है तो ये परिमेय है। ठीक, अगर मैं अभी बैठ के कहूं कि यहां से लेके आपके घर के दरवाजे तक की दूरी कितनी है तो आपके लिए फिलहाल वो अपरिमेय है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको नहीं पता, लेकिन वो मेजरेबल है तो वो परिमेय हो। परिमेय का सीधा मतलब ये है जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता है। बस अगर डाउट है ना उसकी वैल्यू में 0.001% भी डाउट है कि शायद ये ना हो तो वो अपरिमेय। ये तो है देसी फॉर्मूला किसी भी नंबर को जानने। ठीक है, अब आ जाओ मैथमेटिशियन फॉर्मूले पे। रेशनल नंबर रेशो, क्या है ये? रेशो। रेशो को हिंदी में बोलते हैं हम अनुपात, और अनुपात के लिए हमें एट लीस्ट कितने नंबर चाहिए? हमें 2 नंबर। भाई एक नंबर में तो कोई अनुपात नहीं होता, तो एट लीस्ट कितने नंबर चाहिए हमें? 2 नंबर। तो किन्हीं जब दो संख्याओं, यानी कि किसी संख्या को जब दो संख्याओं के अनुपात में लिखा जा सके, कोई भी संख्या जिसे 2 नंबर के अनुपात में लिखा जा सके, वो आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर हो। डेफिनेशन तो नहीं बताया अभी तक, यहीं तक डिस्कशन है। अब आइए डेफिनेशन क्या कहती है। ए नंबर which can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and PQ are integer. राइट? एक ऐसी संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां Q इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि अगर Q इक्वल टू 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन लगा दी हमने, बेटा आप 0 मत होना, अगर Q 0 हो गया तो कुछ मामला सारा खराब हो जाएगा। एंड P Q आर इंटीजर। P और Q क्या है? इंटीजर है, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे 0 हो, ऊपर 0 आ सकता है, कोई इशू नहीं। ऊपर जो आ सकता है आपके रेशनल नंबर में, जैसे इसने कहा ना P अपॉन Q, यहां -∞ टू
टू लेके प्लस इंफिनिटी तक है, लेकिन इस सेट में 0 नहीं आएगा, ठीक। और यहाँ p की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, समझ गया। इसका मतलब यही तो हुआ, ये आपका रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब इनका हम अगर इशारा देखें कि रेशनल नंबर है कैसे कैसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर रेशनल है ना या नहीं है, बताइए। सेट ऑफ नेचुरल रेशनल है या नहीं? क्या इसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जिसके अपॉन में कुछ ना हो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो सारा का सारा क्या बन गया आपका, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। होल नंबर जो है वो भी रेशनल नंबर है, टोटल इंटीजर है वो भी रेशनल नंबर है, टोटल जितनी भी वर्ल्ड के अंदर फ्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर है, और जितनी भी रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है अगर उनका रूट लिया जा सके या क्यूब रूट लिया जा सके तो वो भी रेशनल है। जैसे अगर मैं लिख दूं रूट 4, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो राशि रूट में आएगी वो इरेशनल होती है या एप्रिम हो जाती है, तो क्या 4 इरेशनल है? रेशनल है, रेशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 और 2 1, क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन में वो यहां और जाने का प्रयास कर, हो सकता है यहां 14 दिया है वो 64 दे दे, पूछ लेगा कि फाइंड वन ऑफ द रेशनल नंबर, क्या दे देगा रूट 27 रूट 8 रूट ये करके, तो वहां से आपको ऐसे ही जस्टिफाई करना कि कौन सी रेशनल है या नहीं। नंबर की बात करो रूट 3, ये बताइए रेशनल है? रेशनल, रेशनल होगी। देखिए ये क्वांटिटी अगर देखें तो डेसिमल में आएगी, इंटीजर नहीं है। अगर इसको p अपॉन q की फॉर्म में हम कोशिश भी करें बनाने के तो ये इट इज नॉट ए इंटीजर। दूसरी चीज ये हुआ मैथमेटिकली, और मैंने कहा था कि प्रीम संख्या वो होती है जो एग्जैक्ट पता हो। रूट 3 की अगर वैल्यू निकाले वो क्या 1.73 डॉट डॉट करके ये हमेशा चलती रहेगी, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी, इसलिए ये भी इरेशनल। ऑलमोस्ट जितनी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो इरेशनल हमारी होती है। तो हमारा जो है 5th नंबर पे क्या होगा, रेशनल नंबर क्लियर हो गया आपका, ठीक है। 6 नंबर आता है इरेशनल। इरेशनल का मतलब विच आर नॉट रेशनल, जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या हुए, इरेशनल, क्लियर हुआ। 6 नंबर में आता है, 7 नंबर ले लो आप, रियल नंबर, क्योंकि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं कौन सी है, ऑल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स ले लो आप। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या होती है, उनमें एक आयोटा आ जाता है, आई आ जाता है, यानी कि जो काल्पनिक संख्याएं हैं उनको छोड़ करके बाकी वास्तविक संख्याएं हैं। जो प्रॉपर यूपीएससी के लिए जा रहे हैं और जिसने आयोटा नहीं पढ़ा, जिसने आयोटा किसने नहीं पढ़ा आज तक, या आई पढ़ा होगा 12th में, जो मैथ से है 12th उन्होंने तो पढ़ लिया होगा। अगर किसी ने सेकंड 10th के बाद मिस कर दिया तो उसने नहीं पढ़ा होगा। है कोई जिसने आयोटा के बारे में ना पढ़ा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर नहीं भी पढ़ाना तो वो जितनी भी संख्याएं जानता है सारी रियल नंबर है, समझ गए आप। वो जितनी भी संख्याएं दुनिया में जानता है ना, जितनी संख्याओं की तो नॉलेज है, वो सारे रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर का जो बाप है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब उसने उसको पढ़ाई नहीं है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं लिखे जाते हैं a प्लस आयोटा b, यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट शामिल हो जाता है। तो जब उसने पढ़ाई नहीं है वहां तक हम जा ही नहीं रहे, तो ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर हुआ। और जो सेट ऑफ रेशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इनका एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने पढ़ा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, ये कहां से स्टार्ट था, 1 2 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक है। इसमें अगर जीरो शामिल किया तो ये क्या बन गया, होल नंबर। ठीक है, अब इसमें अगर हमने नेगेटिव इंटीजर भी शामिल कर लिए, माइनस इंफिनिटी टू -3 -2 और -1, ये सेट क्या बन गया, इंटीजर। यस, तो आप हम जेड भी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम 1/2 3/4, ठीक है, या मान ले आप, हाँ, इसमें अगर फ्रैक्शन शामिल कर ली तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, और इसी में ही अगर हमने कुछ रूट की क्वांटिटी ले ली, √2 √3 √5, ठीक है, तो ये सेट कैसा बन गया, ये सेट हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये जो पर्टिकुलर सेट है ये इसको रेशनल और इरेशनल दोनों मतलब सुन लो, मैं अलग अलग मान लो आप एक तरह से। ये जो इतना पार्ट्स है ये, और ये बात दो बनाए मैंने, ये पार्ट इतना तो रेशनल हुआ, ये इरेशनल हुआ। जब इनको सबको शामिल कर लेंगे तो ये सेट ऑफ बन जाएगा रियल नंबर। क्या बन जाएगा, रियल नंबर। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर। चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर है, कुछ भी है, वो सारे के सारे क्या, रियल नंबर होते हैं। अगर इसमें आयोटा वाले नंबर भी आ जाए, कौन से, आयोटा वाले भी आ जाए, तो ये बन जाता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जिसने थोड़ी बहुत ही सेट थ्योरी या कहीं पढ़ी हुई है तो उसमें सीधी बात है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर यानी कि जेड, और इट इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, और इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, और इट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका अपना ऑर्डर होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर है, फिर रेशनल है, फिर रियल है, और सबका गुरु जो है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल हुई संख्याओं की हमारी जान। एक होता है हमारा इवन नंबर, और एक हमारा होता है ओड नंबर। इवन नंबर वो होता है जिसको डिवाइड किससे किया जा सकता है, डिवाइड बाई 2, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम बोलते हैं ओड नंबर। अब कुछ अगर कहीं सीरीज मिल जाए आपको, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे दिया 1 3 4 अप टू 60, इसका हमें क्या निकालना, ऐड करने हैं हमें। ठीक है, कह दे वो 1 से 60 तक की जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडिशन। तो कैसे निकाल देंगे, देखिए
इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा, यदि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन है। देखिए जो साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने मैथ पढ़ा है 12th तक, उन्होंने एपीजीपी में अच्छी तरह सारी चीजें पढ़ी हुई है। लेकिन जिसने एपीजीपी नहीं पढ़ी है उनके लिए मुश्किल, उनके लिए तो एक तरह से नई चीज है। ठीक है, यदि नंबर ऑफ टर्म एन हो तो सम ऑफ एन टर्म जो होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई, ये फार्मूला होता है इसका। और ठीक है, जिन्होंने ये फार्मूला पढ़ा है जरा आप खड़े करना, जिन्होंने ये फार्मूला पढ़ा है पहले, एन नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है, योग होता है, उसका फार्मूला ये होता है। किन किन लोगों ने पढ़ा आपसे पहले? एक दो, एक दो तीन चार पाँच छह सात नहीं है, ठीक। और वो भी हाथ डरते डरते खड़े कर रहे हैं, पता नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा था। एनडीए वाले हाथ खड़ा खड़े हो, कौन से हैं? एनडीए वाले हाथ खड़े करो जल्दी। एक दो, दो ही है ना? तुमने तो पढ़ा ना, या पढ़ा नहीं? पता नहीं खाना खा के आते हो या नहीं आते हो, यहाँ तक आवाज नहीं आती, वहां भी सामने बैठे रहोगे वहां भी आवाज नहीं आती। ये हमें बोलना ही उतनी फ्रीक्वेंसी में है कि अगले को आवाज ही ना जा, है ना? वहां आईएएस में यही पूछ ले, वो कोई बताएगा कि जो आपस में बातचीत की जो क्या नाम है फ्रीक्वेंसी होती है कितने डेसिबल होती है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल पे माना जाता है? सब पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे, कोई आर्ट का है चाहे साइंस का है, सब पढ़ेंगे। देखिए ये तो इसका फार्मूला हुआ, इसमें कितनी टर्म है बताइए, कितने पद है इसमें? कितने पद हैं? 60। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 60 प्लस 1 बाई 2। इसको इसने कैंसिल किया, कितना आया? 30 गुना 61, तीन कम तीन, तीन चक था तो 30 इसका आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म जोड़ ले। फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर जोड़ेंगे इसको, यहाँ 59 होगा उससे जोड़ ले। ऐसे अगर हम एक दूसरे को जोड़ते चले जाएं तो वैसे तो 60 टर्म थी, कितनी टर्म रह जाएगी? 30 रह जाएगी ना, 30। और दो टर्म का एडिशन कितना है? 60 और 1 61, 2 और 51 कितना? 61। सभी का एडिशन कितना रहेगा इसी तरह से? 61। ये भी वही आ रहा है। ठीक है, कुछ जगह ये ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, ये कम होगा। ठीक है, अब हो सकता है आपको टर्म दे दे वो इसका एडिशन निकलवा ले। एक्चुअल में आप लोगों को तो बेसिक की ही जरूरत है मैथ में। मैं सोच रहा था ना कि तुम्हें क्वेश्चन करा दूं डायरेक्ट, तो उसमें तो बस ये है कि अगर वो क्वेश्चन जो है तो फालका तो शायद कर ले जाओ आप, अदरवाइज बेसिक आपका वीक है, बेसिक करना ही पड़ेगा आपको। ये है, अब देखो उसमें क्या करें, क्या फार्मूला काम करेगा इसमें बताइए? जो फार्मूला मैंने बताया था क्या वो काम करेगा? वो जो फार्मूला है वो उसके लिए है जो एक से स्टार्ट होता है। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, वो उन्हीं के लिए है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। बट इट इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11। क्या करें, इसका तरीका बता रहा आपको। इसे पहले तो मान लो ये एक से 20 तक निकाल लें ना, होगा 20 इंटू 21 बाई 2। ये तो इसका सारी का आ गया।
ठीक है, इसमें से माइनस कर दे कितने का, 10 का, 10 × 11 बाई एन इंटू एन प्लस वन, ये तो कहता है भाई एन, और एन में एक और जोड़ो और बटे 2 कर दो, तो एन एन में एक जोड़ा और बाई 2, पहले सारी का निकाल दो, ये अपनी तरफ से हमने ऐड कर दी थी सीरीज 1 से 20 तक की सीरीज पूरा निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमने जोड़ी थी उसी का एडिशन इसमें से हम घटा देंगे, कैलकुलेशन कर दो, 2 10 जा 20, 2 फायदा जो भी आएगा 21.210 और 11 पंजे 55, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, शायद 155 ही आएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज भी आपको बनानी पड़ेगी। दूसरा तरीका जो मैंने एक और बताया था, इसको और इसको ऐड करते चले जाओ, 20 और 11 कितने हुए, 31, 12 और 19 कितने होंगे, 31, 11 से 20 तक टोटल टर्म कितनी है, 10 है ना, और जब दो दो को जोड़ दिया हमने तो कितनी बची, 5 बन गई ना, तो 31 × 5, तो इसका एडिशन बताओ कितना होगा,
जिन्होंने भी इन 12th में मैथ पढ़ा है वो उस फार्मूलेशन नहीं करेगा जिस फार्मूले से वो करते आए हैं। कभी इसमें एपी लगाते हैं, बिना एपी के करना है आपको। कितना आया है? आंसर इसका 700 प्लस है। सेवन हंड्रेड सही। वैसे मेरा सुझाव ये है, जिन्होंने अच्छी तरह मैथ नहीं पढ़ा, और अर्थमेटिक तो देखो करना ही पड़ेगा जब आप कंपटीशन की दुनिया में आ चुके हो, एस डी यादव मैथ की बुक जरूर ले लो। उस बुक से मेरे हिसाब से अगर 8वीं पास बच्चा भी पढ़ना शुरू करेगा तो वो भी कंपटीशन का मैथ सीख। और आर एस अग्रवाल के पास में चले जाइए, यानी वो आपका कॉन्फिडेंस जो है डाउन कर देगी। ठीक है, यूपीएससी पढ़ रहे, यूपीएससी प्लस यूपी के जितने भी एग्जाम हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, उसके लिए एस डी यादव पर्याप्त। एस डी यादव मैथ की बुक आती है, हार्डली 200 रुपए की होगी, इससे ज्यादा की वो है नहीं, 150 की भी हो सकती है। भाई उससे सिंपल कोई बुक नहीं है। हर स्टेप के हर पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए, हर तरह समझाए हुए हैं, उससे आप आसानी से मैथ सीख जाओ। मुश्किल से 25 26 या 30 चैप्टर होंगे। एक चैप्टर को 3 दिन भी करोगे जब भी 3 4 महीने में आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे भी एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको। वैसे तो इसके जो अर्थमेटिक बता रहा है, अर्थमेटिक ये बता रहा है कि हमें अगर इसमें टोटल टर्म मिल जाए है कि, सबसे बड़ा इशू है कि इसमें टर्म है कि कैसे निकालें। देखो छोटा मोटा जैसा केस ये है, ये सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ आपको, जब छोटे क्वेश्चन होते हैं नहीं कोई दिमाग फार्मूला करता है, क्योंकि जिसका कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो कहीं ना कुछ अपनी युक्ति निकाल लेता है करने का। उसको आप कुछ ना कीजिए, इसमें हो रहा था 36 6 42 6 48 और 6 54 और 6 60 और 6 66 और 6 72 और 6 78 और 6 84 6 90 और 6 लिख लिया। फालतू दाएं बाएं घूमते फिर रहे हैं। अरे बिल्कुल ही देसी फार्मूले माना, फिर इधर आ जाओ। 6 4 10 8 12 19 20 6 26 और 26 और 4 30 8 38 39 40 और 6 46 4 9 13 9 22 और 8 30 7 37 7 44 6 50 6 56 और 5 61 4 65 और 4 69 और 3 72। अगर आप ऐसे भी कर लोगे तो कौन आपके वो आंसर नहीं, मार्क्स नहीं देगा आपको। उसे तो ऑप्शन चाहिए, नहीं कोई रास्ता मिल रहा और सीरीज कोई छोटी है तो आपकी इतनी पकड़ भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो मान के चलते हैं यहां तक तो हम नहीं कर पा रहे, इतना तो कर सकते हैं। 96 छत्तीस जोड़े कितने हुए? 9 3 12 और 6 132 आ रहा ना, 132 आ रहा ना। 42 और 90 और जोड़ के देख लें,
ये भी 132 आएगा, ये भी 132, ये भी 132, ये छूटेगा इसमें 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच का नंबर 2 2 4 5, ये छूट जाएगा, इसकी कैरी नहीं होगी किसी के साथ, क्योंकि 5 ही पेयर बनेंगे। कितने टर्म है इसमें, 11 है, तो 5 पेयर बनेंगे। 5 पेयर, एक पेयर का सम कितना है 132, तो 5 पेयर का कितना हुआ, ये 5 दूनी 10, 1 5 के 15, 1 16, 1 5 का 5, 1 660 और 66। देखो यूपीएससी के लिए ये मैथ पढ़ना पड़ेगा आपको, इतनी जुगाड़बाजी आपको पता होनी चाहिए। आंसर ट्रिक बेस भी है इसका, लेकिन वो ट्रिक बेस आपका यूपीएससी में काम आना है, क्योंकि इस तरह की चीजें भी हमें वहां टेस्ट करनी पड़ेंगी, अपने आप ही चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। फार्मूला तो दिया हुआ है ऐसे, क्या दिया हुआ कि अगर कोई सीरीज दी हुई है, इसके दो जो टर्म होती है उनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं, सारवंतर, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, कितना है कॉमन डिफरेंस इसका, 6। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए फार्मूला बता दिया उसने, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म माइनस प्रारंभिक पद अपॉन सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस प्लस इसी फार्मूले से ट्रम निकल जाएगी। 96 36 कितने हो गए, 60 बच्चे 60 बटे 2, 60 बटे 6 कितना हुआ 10, और 10 में एक जोड़ दो तो 11 टर्म होगी, निकल जाएगा इससे। लेकिन अप्रोच आपकी ये भी जरूरी है, हो सकता है ना ध्यान रहिए, दिमाग में से ये स्लिप हो जाए, फिर आप अपना खुरपा फावड़ा लेके मंड सकते हो, चलो ठीक है ऐसे तो ऐसे कर ले, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी में जो सी सेट मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इतना टाइम है, अच्छा टाइम लगाकर आप उन्हें कर सकते हैं। वो आपसे तभी नहीं होंगे जब आपको उसको पता ही कुछ नहीं। अगर एक क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे 10 मिनट चाहिए तो उसे 10 दे सकते हो, और एक को आप 2 मिनट भी दे सकते हो, इतना टाइम होता है। ठीक है, इसी के साथ अर्थमेटिक में तो आपका है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको समांतर श्रेणी पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो कई जगह काम आती है, उस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्योंकि वो पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक जो समस्या है ये श्रेणी संबंधित, ये जो इतने हम फार्मूले बना रहे हैं या इस तरह कोशिश कर रहे हैं, वो उतना हमें दिमाग ना लगाना। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। बहुत से लोग श्रेणी पढ़े हैं, श्रेणी वो अणे ही बोल के कि अणे है या अड़ा है या क्या है ना। यहां से अगर आए हम, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश वर्ड है, कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन हिंदी वर्ड हमें बहुत कुछ दे देता है। समांतर, जब समान अंतर हो, एक ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर क्या हो, समान, उसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। और जो ये समान अंतर होता है उसी को ही हम सारवंतर बोलते हैं, और जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जब कोई श्रेणी होगी निश्चित है कि कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट भी होगी और कहीं ना कहीं वो खत्म भी होगी, और जब कहीं से स्टार्ट हुई और कहीं खत्म हुई तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म है उनकी भी कोई ना कोई संख्या होगी। मान लिया आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी है, A1 A2 डॉट डॉट करके AN तक हम गए,
नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इसमें, n मान लिया, पहली टर्म दूसरी टर्म इसी करके an तक चले। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये इसकी हुई लास्ट टर्म। ठीक, नंबर ऑफ टर्म कितनी मान ली हमने टोटल इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ली हुई है इसमें, n। भाई n ही तो पद है इसमें, 1 2 3 करके n। तो इसका अगर हम nth टर्म निकालें कोई भी, कौन सी, nth टर्म, तो उसको हम tn भी लिख देते हैं, ऐसे tn भी लिख देते हैं और ऐसे an भी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इसका वही है कि नंबर ऑफ nth टर्म, यानी कि मैं इसको पूछने लगूं कि चौथी टर्म कौन सी है, पांचवी टर्म कौन सी है, छठी टर्म कौन सी है, उसके लिए फार्मूला जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है, a प्रथम पद है या प्रथम पद क्रम है, n क्या है, कुल पद है, और d क्या है, 7। ठीक है, कुल पद ना होकर के ये आपका जो पद हम पूछ रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर का पद हम पूछ रहे हैं ये वो है। इसके लिए फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ थोड़ा माइंड ज्यादा बदलता हो गया हो तो आप कह रहे हो। एक अगर हमारी कोई सीरीज इस तरह की है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस तार अंतर क्या हो, बी हो, उसका अगर हम n टर्म निकालें वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू, एक तो फॉर्मूला होता है ये। इसके लिए क्वेश्चन देख लो, और करो, एक सीरीज हमारी है 2 4 6 8 10, डॉट डॉट करके छोड़ दिया, हमें पता नहीं कहां तक जा रही। ठीक, 1 मिनट पहले समझ लो फिर बाद में लिखना कहां तक जा रही है। अब वो हमसे पूछ रहा है, ये तो सौभाग्य से है कि सीधी टर्म है कि 38 टर्म निकालिए। कौन सी निकालिए, 38 टर्म क्या होगी। तो क्या करेंगे फार्मूले के साथ, T38 इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस कौन सी टर्म पूछ रहा, 38 माइनस 1, डी कितना है इसका 2, 38 में से बन गए 37, 37 दूनी कितने हो गए 74 और 2 76। वैसे तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जब पहला पद दूसरा दूसरा ये तो दुगुना होगा, 38 का दुगुना कितना होगा, 38 का दुगुना कितना हो जाएगा 76। लेकिन हम तो फार्मूले से निकालते हैं, उसने भी नया नया सीखा है नहीं, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। यहीं पर ये तो हुई बात आपकी nth टर्म की। यही अभी मत लिखना, दूसरी चीज भी समझ लो, मैं बोल अगर आधा निकाला फिर बाद में आराम से लिखना। ये तो है n टर्म निकालना। देखिए मैंने पहले बताई थी कि अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, दो, तीन के लिए तीन। अब जो हमारा फार्मूला है इसमें कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, वेरिएबल चर कितने हैं इस फार्मूले में, Tn इक्वल टू, ये भाई Tn एक ही वेरिएबल मानने जाएगा। ये कितने वेरिएबल है कुल, हैं किसे कहते हैं वेरिएबल, पता नहीं है, एन ए डी, तीन ही वेरिएबल है। देखिए पहले तो वेरिएबल का मतलब समझो, वेरिएबल हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। और चर का मतलब, देसी भाषा में चर का मतलब होता है चुगना, जैसे डंगर चुगने फिरते हैं ना खेतों में, या कहीं भी नदी किनारे, दरजाए किनारे 5-4 जिसके पशु हैं खोल लेते हैं, सुबह निकल के अपना दोपहर 5-4 घंटे वो चर के आते हैं। ठीक है,
एक तरह से जो चर शब्द है यो शुद्ध हिंदी शब्द है, और जो चूना बोलते हैं हम जिसको, वो एक लोकल वर्ड है भाषा का, एक अपना देहाती शब्द है। यानी कि जो एक जगह स्थिर ना रहे, चलता रहे, उसी को चर बोलते हैं, उसी को वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हम जो यूज करते हैं एक्स वाई जेड, इनको हम वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। या कहीं कहीं तो हो सकता है कि यू भी डब्ल्यू भी यूज कर लेता है, कुछ भी हो, क्योंकि ये एक ऐसे चर है जिनकी हर क्वेश्चन में अलग अलग मान होंगे। किसी में एक्स की वैल्यू कहीं आती है, किसी में कुछ आती है, किसी में कुछ आती है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी सभी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू रहे, जैसे 1 2 3 4। अब वो 4 की वैल्यू कोई भी क्वेश्चन है तो 4 ही रहेगी, उसकी चेंज नहीं होगी। तो यहां वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है। कौन सा टर्म? भाई नंबर ऑफ टर्म कौन सी हमें पता ही नहीं है कि 8 9 10 कोई सी भी हो सकती है, तो ये भी वेरिएबल है। फिक्स तो नहीं है ना हर क्वेश्चन में। इसमें तो इसने 38वीं टर्म पूछी, किसी और क्वेश्चन में वो कुछ कोई सी टर्म पूछेगा, किसी और क्वेश्चन में कुछ और पूछेगा। पर टर्म ये भी एक वेरिएबल है, हर सीरीज की अलग अलग होगी। एन, जब यहां पे ये जो टी एन है, यो एन की टर्म वैल्यू है, यानी कि जो टर्म आनी है, जैसे कि इसमें क्या आई थी 76, तो ये 76 ये है, और ये 38 कौन सा है? 38 ये है। दोनों में डिफरेंस में ना, ये एन वो नंबर है कि कौन से नंबर की टर्म है, और ये उस टर्म की वैल्यू है। ये भी वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और डी भी वेरिएबल है। ये भी हर क्वेश्चन अलग अलग होगा, किसी में कॉमन डिफरेंस कुछ आएगा, किसी में कुछ आएगा। यानी कि कुल मिला के कितने वेरिएबल हुए? 4 हुए ना। और एक इक्वेशन से कितने वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है? एक ही निकाल सकते हैं ना। तो यानी कि सीधी बात है, इन 4 में से वो 3 वैल्यू देगा, एक आपको निकाल, कौन सी दे वो उसकी मर्जी। ठीक है। किसी कारण कुछ क्वेश्चन में फिर क्या होता है कि वो आपको 2 कंडीशन देगा, और दोनों कंडीशन में 2 इक्वेशन बनेगी, और दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल पता होंगे, 2 आपके अननोन होंगे। समझे? मान सपोज करो यहां ये दे दे और ये दे दे, दूसरी एक और इक्वेशन है उसमें भी यही दे दे और यही दे दे, बाकी 2 क्या बन गए? वेरिएबल। तो फिर इन वेरिएबल में 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को कैंसिलेशन करके हम फिर दोनों को फाइंड आउट करना। कहने का मतलब अगर इसमें से इसने 2 चीजें पूछी तो डेफिनेटली 2 कंडीशन देगा और 2 इक्वेशन हमारी बनेगी। यही पे ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी ये एन टर्म निकाल ली। अब इसका जो इंपोर्टेंट चीज है वो है सम, सम हो एन टर्म, यानी कि इसके अगर एन पदों का हमें योग निकालना, ये पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, कुल नंबर ऑफ टर्म कितनी है ये पता होना चाहिए, तभी तो हम सम ओ एन टर्म निकाल पाएंगे। टी एन nth टर्म, टी फोर टर्म, और कौन सी nth टर्म के लिए फार्मूला, और ये सम ऑफ nth टर्म, इसका फार्मूला क्या होगा? एन बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू। वो फार्मूले ये लर्न कर दो आप, तो काफी समस्या का समाधान हो जाएगा आपकी जो सीरीज संबंधी। ठीक है। अब जैसे कि सीरीज की 2 4 6 8 10, इसमें क्या है हमने टर्म निकाल ली। जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा किया था? वो 36 था ना, 36 42 डॉट 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 96, इसका एडिशन निकाल लिया था ना। अब इससे निकालते हैं। अब देखिए यहां बात आती है, इसका एडिशन तब निकलेगा जब हमें इसका पता हो। किसका पता हो? इसका पता हो, एन का। एन कैसे निकलेगा? इससे, क्योंकि टीएन क्या मान सकते हैं हम? 96 लास्ट टर्म। ठीक, ए कितना है? 36। एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी कितना है इसका? 6। इसी से निकालता हूं। टीएन कितना है इसका? 96
इक्वल टू ये कितना है 36 एन हमें निकलना है n-1 डी कितना है 6 तो 36 प्लस 6n-6 और इधर हमारा 96 36 में से 6 गए कितने बचेंगे आपके 30 30 को इधर लाइन कितने बचेंगे 66 इक्वल कितना हो जाएगा 6n तो n इक्वल टू कितना आ गया देखो वहां जो हम फार्मूला बना रहे थे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार प्लस 1 उससे बेहतर मेरे हिसाब से ये टेंशन फ्री आंख बंद करके भी आप इसको लगा सकते हो n इक्वल टू कितना आया 11 अब हम इसका सम निकाल लें इसमें तो क्या निकलेगा से 11/2 2a की वैल्यू कितनी है 36 प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू डी डी कितना है 60 आ जाएगा 36 प्लस 60 अपॉन 11 अपॉन 20 7 6 13 132 बटे 2 गुना 11 2 छक्की 12 2 छक्की 12 11 छक्की 66 1 11 छक्की 66 1 67 676 आया कहीं गलत हुई गलती नंबर में कहां से वहां करो कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक होगी इसमें मल्टीप्लाई में होगी ना हाँ तो सही करो अपने आप ये दो फार्मूले हो गए एक फार्मूला और है ठीक है उससे भी करके दिखाऊंगा पहले से नोट कर लो आप इतनी अर्थमेटिक तो जरूर पढ़ लो ये एपी तो सभी लोग जरूर कर लें और उसमें तो मिलेगा नहीं आपके नहीं अगर वो भी एस डी यादव में भी नहीं होने का ये आपको जो मिलेगा 10th की बुक में मिल जाएगा 9 10 की में शायद किसी में प्रिंसिपल सर कहाँ जा रही है प्रिंसिपल सर ये क्या है फिर मुझे कुछ बोलो हैं बड़ा अच्छा कोई नहीं मैं नहीं रहा हार्ड लिख लिख हाँ चले तुम्हें बुखार चढ़ रहा उधर दवा दे रहे कोशिश की गई है कि ना ही जाना पड़ेगा नेक्स्ट वीक जाऊँ लेकिन अगर नहीं चला था मैं तो यहाँ स्थिति होगी तो फिर आप एनडीए का तुम्हें ले हुआ है अगर मैं ना ऐसे ऐसे सीख लगाए क्वेश्चन क्वेश्चन
एक हमने एपी ले ली जिसपे फर्स्ट टर्म ए है, इस तरह की ए प्लस बी, ऐसे ही तो होती है ना ये कि ए प्लस थ्री डी और डॉट करते हुए ए प्लस एन माइनस वन, ऐसी होती है ना। किसने देखा ऐसे लिखी हुई? आप इतना उनसे जाना चाहिए जो पंक्ति वाला भेजा। ऐसी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक किसने लिखी हुई देखी है? दो लोगों ने, तीन, एक दो, तुमने आधी देखी। देखिए एक्चुअल में ये होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अगली जो टर्म है पिछली टर्म से कुछ बड़ी होती है, दूसरी के लिए, यानी कि इन दो टर्म का डिफरेंस कहीं भी निकाल लो आप, तब का क्या आएगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना है? डी। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डी। इस तरह की टर्म देखिए, पहली टर्म में कोई डी नहीं है, दूसरी टर्म में कितना डी है? एक। तीसरी टर्म में कितना है? चौथी में कितना है? एंड में कितना है? तो इसलिए तो हमने लिखा था कि जो एंड टर्म होती है वो ए प्लस एन वन, वन इंटू थ्री, यही तो फार्मूला बताया था हमने। अब तो शायद याद हो जाए आपके। क्लियर है? अब हमने फार्मूला और बताया था, सम ऑफ एंड टर्म एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है। अच्छा, जैसे फर्स्ट टर्म को हमने ए कह दिया, अगर ये जो लास्ट टर्म है इसको मैं एल कह रहा हूं, एल फॉर लास्ट टर्म, ठीक है। यानी कि इसका जो चेहरा है ये एल है, यानी कि लास्ट टर्म जो है, एन टर्म जो है, एन टर्म जिसे को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, वो क्या है? ए प्लस एन माइनस वन टू थ्री। इसी फॉर्मूले से अगर हम आगे चले, एन बाई टू ए प्लस क्योंकि मैथमेटिक्स में जोड़ तोड़ तो होती है, जिसने जोड़ तोड़ सीख ली, यानी कि एक तरह से कहूं, जो मैथमेटिक्स का अच्छी तरह से पढ़ाई और लोहार बन गया वो कुछ भी कर ले, और जो बढ़ई लोहार मैथमेटिक्स का नहीं बन सकता, बस उधर दूसरे का मुंह ही देखना पड़ेगा कि मुझे अलग पता, जो कि आजकल ट्यूशन ने कर दिया। जरा सा ही क्वेश्चन घुमाया या कुछ नहीं हो पाया, मैम से पूछेंगे, सर से पूछेंगे, ठीक। और कुछ तो पेरेंट्स वैसे कहते हैं कि जिन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनसे पूछो ना, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जहां 99% पेरेंट्स आके फेल हो जाते। 8 तक तो जो ये मान लो 8 क्लास तक की जो आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को डील कर ले जाना, पढ़ा ले। 8वीं तक का तो कर लेती है, क्यों? घर के बर्तन मांझ का उनके भी हाथ के साथ साथ दिमाग भी इतना घिस जा कि वो 8वीं तक मुश्किल रह जा। हाल तो 5वीं का हाथ जोड़ना, उसके बाद काम चलता। चलो खैर वो ठीक है, 8वीं तक किया भी। 10वीं का मैथ, कुछ जेंट्स हैं जो मतलब प्रोफेशन में मतलब एज ए टीचर ही है, जैसे मैं हूं, तो 10वीं तक खींच लीजिए।
ठीक है। या भाई कोई बैंकिंग में हुआ जिसने काफी तैयारी की कि अपने आप को इतना घिस दिया कि उसकी चमक फिक्की होने में काफी लंबा समय लग गया, तो वो भी 10वीं तक करा देगा। लेकिन जब 11th और 12th के मैथ की बात आती है, वो भी सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, उसमें सिर्फ वही पेरेंट्स पढ़ा पाता है जो मुझे एज ए टीचिंग कर रहा था। टीचिंग मतलब जिसकी अच्छी पकड़ है, इसके अलावा उस मैथ को कोई नहीं पढ़ाएगा। अभी इस फार्मूलों को लेकर अपने घर चले जाओ, किसी से पूछ लो, कोई इसके बारे में नहीं बताता। इस तरह की हमारी स्थितियां हैं। तो इस पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स पे। 12th तक का मैथ तो इंडिया में कंपलसरी कर देना चाहिए अगर आईक्यू लेवल बढ़ाना है। मैथ के अलावा आईक्यू लेवल बढ़ाने का सिंपल मार्ग कोई नहीं है। अदरवाइज कोई सही आप फिलोसफी पढ़ लो, पॉलिटिक्स पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते कोई कंसेप्ट बनने का नहीं, लेकिन भूल जरूर जाना। भूल पढ़ते रहो, भूलते रहो, पढ़ते। मैंने 1 से लेके 395 तक सारे आर्टिकल लर्न कर दिए। 395 में से अब तक मेरे 39 भी याद नहीं होंगे, मेरे भूल गए। जितने भाग थे वो लर्न कर लिए, बहुत चीजें लर्न की, लेकिन सारी चीजें भूल गई। पूरा मुगल शासन सारा पढ़ा, भाई आपके बाबर से लेके, और आखिरी मुगल शासक कौन था बताइए, कौन था? बहादुर था, जफर था, जो 1857 क्रांति तक जिंदा रहे थे। सारे पढ़ लिए। कितने मुगल शासक रहे होंगे अगर पीढ़ी दर पीढ़ी करो? भाई आपने बाबर पढ़ा, बाबर का हुमायूं पढ़ा, हुमायूं का कौन था? अकबर, अकबर का कौन था? जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का कौन था? औरंगजेब। अब जब बोलती मत होती चली जाएगी औरंगजेब के बाद। यानी कि आपने सिर्फ मुगल पढ़े हैं, परवर्ती मुगल नहीं पढ़े। परवर्ती मुगल कम से कम 11-12 है। वहां दोबारा आपको औरंगजेब भी मिलेगा, समझ रहे? और फिर आपको उनके ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन किस सन से किस सन के बीच में रहा, क्योंकि घटना वो पूछेगा कि उस समय जो सिख गुरु थे, उसके समय मुगल शासक कौन था। तो बहुत कंपेरेटिव स्टडी चीजें हमें करनी पड़ती है। अब क्या है, उसको रिकॉल करते रहोगे तो ध्यान रहोगे, अगर रिकॉल करना बंद कर दे तो छुट्टी। लेकिन मैथ ऐसा नहीं है, इसको पूरा फाइनली इस पे मंथन कर लो, अच्छी तरह सीख लो, तो कम से कम साल 1.5 साल तो भूलते नहीं। ठीक है। अब इस हिस्से को हमने नाम क्या दिया था? एन एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस, इससे भी हम सम ऑफ किसी भी अर्थमेटिक का सम्स निकाल सकते हैं। कौन सी थी हमारे पास? 36 थी ना? 36, 42, तो 96। एन निकाल सकते हैं किससे? इस फार्मूले से। एन यहां से निकाल लो। इस फार्मूले में अगर हम इसको करते हैं, ऐसा इक्वल टू 11/2, फर्स्ट टर्म कितनी है? 36, एंड टर्म कितनी है? 96। 11/2 और 3 12 132, 2 6 जा 2 6 जा। लेकिन ये जो मैंने चीज आपको बता दी, इतना तो स्ट्रॉन्ग कर लो कि 30 तक अपने स्क्वायर, और एट लीस्ट 10 तक क्यूब, और 15 तक के पहाड़े याद कर लो। 5-10 संख्याएं ऊपर नीचे लिख लो, और जल्दी से जोड़ने का अभ्यास करो। इस काम को 15-20 मिनट आधा घंटा दे लो। ये डेफिनेटली आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ाएगा, आपकी लर्निंग पावर भी बढ़ाएगा, आपकी जो मैथ स्किल है वो भी बढ़ाएगा, आपकी जो रीजनिंग पावर है उसको भी बढ़ाएगा। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो नंबरों का ही खेल होगा। आपको पूरा अल्फाबेट को नंबर में चेंज करना है, नंबर से आंसर फाइंड आउट करके फिर उसको कोडिंग क्या में करनी है? अल्फाबेट में। अगर इस तरह जोड़ोगे, जिसका चश्मे का नंबर बड़ा हो गया हो या चश्मे में से प्रॉपर ना दिखाई दे रहा हो, और उसको जोड़ने का काम दे दिया जाएगा, तो कभी किसी डिजिट को छोड़ देगा, कभी किसी डिजिट को छोड़ देगा, वो सही नहीं जोड़ पाएगा। कासिम सर को कहूंगा आपका कुछ ऑनलाइन ऐसा टेस्ट कराए जिसमें आपकी स्पीड टेस्ट की जाए।
प्रस्तावना याद है किसी के संविधान की? कोई सुनाए प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वैसे एक चीज है, यूपी में तो कोई क्वेश्चन पूछ ले इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। वैसे तो वहां भी पूछ लेता है, क्योंकि कभी आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितने तरह के जस्टिस की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, या ये जो शब्द हैं कुछ इसमें ये कब जोड़े गए, इसको कब हमने आत्मर्पित किया है, कब इसको अंगीकृत किया है, कब से ये लागू हुआ है। जो आपका कैंडिडेट, जो आप लोग हैं, अगर इसको याद नहीं कर रहे ना, आप एग्जाम देने मत जाओ कोई भी, कर रहो पॉलिटी पढ़ने से पहले ये याद कर लो, दो क्वेश्चन थे याद पॉलिटी के एटलीस्ट। घुमा फिरा के इधर उधर में तो बहुत पूछता है, एक एक वर्ड को पढ़ो, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। आपसे पूछ लेगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, अखंडता का मतलब क्या है। मैंने तो की थी लर्न, हर जगह एक ने क्वेश्चन फंसी जाता मुझे इसमें से, क्योंकि वैसे तो ध्यान नहीं रहता कि कितने न्याय की बात की गई, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ भी न्याय की बात कर रहा। और जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ोगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वहां भी इस तरह की कुछ न्याय की बातें होंगी। कुछ समानता की बात यहाँ भी है, और कुछ समानता की बात आपके मौलिक अधिकार में भी है, तो कई चीजें कंफ्यूजन कर जाती हैं। जैसे हमारी प्राथमिक शिक्षा है, वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। कौन से किस आर्टिकल में है, समझ रहे? ये मोटी मोटी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। अगर किसी को डराना हो कि ये भाई मुझे तो राइट ऑफ इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है, संविधान का अनुच्छेद में ये पढ़ लो, ये है, और से ये भी बता दो कि इसके लिए क्या आदेश हो क्या जारी कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्या कर सकता है? आवाज नहीं आ रही। रेट, रेट जारी कर सकता है ना, कौन सी? देखिए, जैसे मान लिया यहाँ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या आप उस लड़ाई झगड़े को लेकर के डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं, एक चैनल होगा। पहले आपको डिवीजन में जाना पड़ेगा, यानी कि तहसीलदार के स्तर पे, उसके बाद एसडीएम के लेवल पे, फिर डीएम के लेवल पे, फिर आपके जिला कोर्ट के लेवल पे जाएगा, फिर उसके बाद आपका जाके वहां से सारी चीजें, जब हार जीत के बाद अपील करने के लिए आप हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से भी आप सेटिस्फाई नहीं है, फिर उसको आप जा करके सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी पैनल पैनल है कि एकल पीठ है, दोहरी पीठ है, तेरी पीठ है। फिर जब लग रहा यहाँ भी नहीं है, मैक्सिमम शायद आज तक जो है 13 न्यायाधीशों की पीठ गठित हुई थी, केशवानंद भारती बनाम उसमें केस में था। तो लेकिन फंडामेंटल राइट्स को लेके डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल मुझे ध्यान नहीं, शायद हाई कोर्ट में शायद 226 के तहत है, और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा है? हाँ, 32, 32 है ना, जिसको साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भाई भीमराव अंबेडकर, संविधान संविधान क्या बोलते हैं उसको, उपचारों का वो क्या बोलते हैं उसके यार, हाँ, उसको संविधान की आत्मा किसने कहा? ठीक है, सीधा यही पूछता है क्वेश्चन। तो ये चीजें हमें मोटी मोटी पता होनी चाहिए। देखिए, एग्जाम अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि किताब पढ़ के क्लियर हो जाएगा, होता नहीं। कितनी भी पढ़ लो दिन रात, जब तक उसको परिवेश की नॉलेज देना, अपने आसपास के एटमोस्फेयर से नहीं जोड़ने की, जब तक आपको एक कमरे में बैठे ये ना पता लग जाए कि यूक्रेन और रसिया का अगर युद्ध हुआ तो उसके पीछे कारण क्या थे, आर्थिक कारण थे या कुछ और कारण थे, आज इंडिया का लेवल क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ने चाहिए। हमारे दूसरों देशों के साथ पहले क्या संबंध थे, आज क्या संबंध है,
आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी को सुझाव दे सके कि नहीं, इसने जो स्टेप लिया है गलत था, इसको ऐसा करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, उसके पीछे आपके लॉजिक होने चाहिए। लॉजिक तब दोगे जब आप पेपर्स के संपादकीय पढ़ोगे, अच्छी अच्छी पत्रिकाएं पढ़ोगे, अपने व्यू डेवलप करोगे। अब आपको यही नहीं पता रसिया कहाँ, यूक्रेन कहाँ, तो लड़ाई से क्या मतलब होगा ना, है? उनकी सीमा विवाद कहाँ से, आपको यही नहीं पता होगा कि यूक्रेन कभी रशिया का हिस्सा था, जब कभी यूएसएसआर होता था उस समय यूक्रेन कहाँ था, रशिया में था। इससे लगभग शायद 16 कंट्री अलग हुई। जितने भी कंट्री हैं वो आपकी उंगलियों पे होने चाहिए, उंगलियों पे। ये नहीं कि आपको कॉन्टिनेंट ही ना पता हो, पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, किस लोकेशन, इक्वेटर से कितना नॉर्थ में है या साउथ में, इतनी एग्जैक्ट तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर 600 650 जिले हैं, 200 जिलों का तो पता होना चाहिए आपको, 200 शहरों का पता होना चाहिए। जिसकी जितनी ज्यादा ज्योग्राफिकल मैप पे पकड़ होगे ना, वो बहुत से क्वेश्चनों को मेंस में भी अपने अकॉर्डिंग घुमा दे। सपोज करो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि जो समझो आप, मान लिया हमारा ये अपना क्षेत्र ले लो, ठीक है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज्यादा क्यों होता है? गेहूं है, चावल है, क्या कारण है, यही क्यों पैदा होता है? बहुत सी जगह नहीं होता पैदा, देहरादून में नहीं होता था ना पैदा, आगे आओ और आगे चले जाओगे वहां नहीं होता, यहाँ क्यों पैदा हो रहा है? मिट्टी उपजाऊ है क्योंकि ये हमारा दो नदियों का दोआब है, दो नदियों के बीच की जगह है। कौन सी नदियां हैं ये? कौन कौन सी नदियों के बीच में हम? लोगों जी यहाँ तो शायद उड़ा मोहल्ला है बड़ी नदी। इधर कहाँ सी, इधर ये जा रही है, ये तो शहरी दो नदियों के बीच में, इधर तो डबोल्ला हो गया। इधर ये पूर्वी यमुना नहर होगी, नाम पता है ना इसका, पूर्वी यमुना नहर है ना ये, चिल्का अड्डे से आगे निकल के जा रही है, ये पूर्वी यमुना नहर है जो हथनीकुंड बैराज से निकलती है, ये पूर्वी यमुना नहर है। और इधर हमारे पास जिस नदी की मैं बात कर रहा हूँ वो गंगा नदी है, और इधर जो नदी की बात कर रहा हूँ वो यमुना नदी है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश, आगे बिहार तक चले जाओ, पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा क्यों होता है? नहीं तो होता है क्योंकि वहां क्या है, वहां लगभग लगभग में नदियों का संगम होने के बाद वहां एक तरह से डेल्टा निर्माण जहां होता है, वहां क्लाइमेट ऐसी है, वहां मैदान है, इसलिए वहां पैदा हो रहा है। कावेरी का डेल्टा जहाँ है, कावेरी नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, वहां सब जगह क्या फसल उत्पादन हो रही है। अब चले जाओ आप देहरादून में, वहां कहीं नदी है ना, मैदान है। बंद कर दोगे इसी के साथ है।